नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रवीश। 9 बजे 9 रिपोर्टर आपके लिए लेकर आएंगे 9 बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत में आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर बताते हैं जो कि नोएडा से आ रही है। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने डीएलएफ मॉल को नोटिस भेजा है। नोएडा का बड़ा मॉल है डीएलएफ मॉल और उसको नोटिस भेजा है नोएडा प्राधिकरण ने। डीएलएफ मॉल को 235 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। तो आपको बता दें, नोएडा के सेंटर में बसा हुआ है डीएलएफ मॉल, जो कि बहुत ही बड़ा मॉल है, और उसको नोटिस भेज दिया है नोएडा प्राधिकरण ने 235 करोड़ रुपए का। साथ ही यह भी कह दिया कि 15 दिन के भीतर, 15 दिन के अंदर राशि को जमा करना होगा, पैसे भरने पड़ेंगे डीएलएफ मॉल को 235 करोड़ रुपए। तो डीएलएफ मॉल को नोटिस भेजा गया है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, और यह नोटिस है 235 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ नोएडा प्राधिकरण ने यह भी कह दिया है कि 15 दिनों के अंदर 235 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा के सेंटर में पड़ता है डीएलएफ मॉल, काफी बड़ा मॉल है ये, और इसे नोटिस भेजा गया है। चलिए अब बात करते हैं 9 बजे के 9 रिपोर्टर्स की, जो कि आपको 9 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। कौन कौन से हमारे सहयोगी हैं आज जो आपको बड़ी खबरें बता रहे हैं? दीपक चौबे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, बड़ी खबर बताएंगे आपको। मेहुल झाला अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे, बड़ी खबर वो भी हमको देंगे। पीयूष शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, रवि श्राफ भी दिल्ली से होंगे। शेखर त्रिवेदी लखनऊ से, लखनऊ की बड़ी खबरें हमें बताने वाले, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है वो हमें बताएंगे। गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अली शरर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें बड़ी खबरें बताएंगे। नमित त्यागी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ होंगे अभिषेक विजय, दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। तो तमाम 9 रिपोर्टर जो है आपके साथ 9 बड़ी खबरें लेकर आ रहे हैं। तो ये 9 बड़ी खबरें हम आपको एक एक करके बताएंगे। हमारे तमाम सहयोगी, हमारे तमाम संवाददाता आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। देश भर में कोरोना से निपटने की तैयारी हो चुकी है। सभी सरकारी अस्पतालों में आज मॉक ड्रिल होगा। तो तैयारियों को लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश भी जारी कर दिया है। जीवन रक्षक उपकरणों की होगी जांच, जो कि लाइफ सेविंग मशीन्स हैं, लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी आज जांच होगी। जीवन रक्षक उपकरणों को किया जाएगा एक्टिव। तो मॉक ड्रिल आज होने वाला है। कोरोना को लेकर दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। जैसा कि आप जानते हैं, चीन में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं, जापान में केसेस बढ़ रहे हैं, ब्राजील में केसेस बढ़ रहे हैं। तो भारत सरकार पहले ही अलर्ट मोड में यहां पे नजर आ रही है। आज मॉक ड्रिल कराया जाएगा। जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें देखा जाएगा कि जो लाइफ सेविंग मशीन है वो काम कर रही है, नहीं कर रही है, किस तरीके से उन्हें काम में लाना है। केंद्र सरकार कोरोना को लेकर सतर्क है। आज से देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नोटिस भी जारी कर दिया है। हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, कितने बजे मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाएगा? क्या कुछ तैयारियां हॉस्पिटल्स ने कर ली हैं? देखिए 10 बजे से मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाएगा पूरे देश में, और इस मॉक ड्रिल में हॉस्पिटल्स के अंदर जो जीवन रक्षक उपकरण हैं, जो दवाएं हैं, जो टेस्टिंग की क्षमता है, उसके अलावा ऑक्सीजन की क्या क्षमता है, बेड्स की क्या क्षमता है, इन सभी को लेकर ये पूरी मॉक ड्रिल होगी। कल शाम देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने देश भर के 100 बड़े डॉक्टरों के साथ एक वर्चुअल बैठक की थी, और उस बैठक में भी तमाम इसी बातों को लेकर चर्चा की गई, और आज ये मॉक ड्रिल हो रही है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया देश के सफदरजंग हॉस्पिटल में 10 बजे इस मॉक ड्रिल की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद पूरे देश में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। रवीश, पीयूष, अगर हम प्रीएक्टिव मोड की बात करें, सरकार प्रीएक्टिव मोड में यहां पे नजर आ रही है। तमाम जो चीजें हैं वो करी जा रही है सरकार की तरफ से। मॉक ड्रिल का कितना फायदा होगा अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं भारत में? तो देखिए, टेस्टिंग ट्रेसिंग की लगातार जो बात कही जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, वो लगातार शुरू हो गई है एयरपोर्ट्स पे भी, और बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन और तमाम ऐसी जगहों पर। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में लोग आ रहे हैं जिनको जरा सा भी संभावना है कि उन्हें शायद कोविड ने घेर रखा है, तो उनकी भी जांच की जा रही है, और हॉस्पिटल्स में मास्क को अनिवार्य कर दिया है। उसके अलावा सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर भी अगर आप भीड़ भाड़ के इलाकों में निकलते हैं तो मास्क आप लगा के ही निकलेंगे। तो तमाम ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनका अनुपालन किया जा रहा है। मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा असर ये पड़ेगा कि हम अपनी क्षमताओं को आंक सकेंगे, किस बात की हमें जरूरत है, किस राज्य में केंद्र सरकार को मदद की आवश्यकता है,
इन तमाम चीजों का लेखा जोखा इस मॉक ड्रिल से जरूर मिलेगा। रवीश, पीयूष, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर की जा रही है जीनोम सीक्वेंसिंग। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, म्यांमार से लौटे 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो भारत में भी कोरोना के केसेस मिलने लगे हैं और ये वो केसेस हैं जो बाहर से लोग आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था आगरा में भी एक केस मिला था, वो भी बाहर से आया था और वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अब ये जो 4 केसेस आए, इनको सभी को अस्पताल आरएमएल अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी इनके सैंपल भेज दिए गए हैं। तो म्यांमार से 4 लोग लौटे, वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनको आरएमएल हॉस्पिटल में रखा गया है, वहां पे क्वारंटाइन उनको किया गया है। इन लोगों को 4 केसेस कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। पीयूष, क्या लेटेस्ट अपडेट है इस मामले को लेकर? 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, लगातार जब से इस बात की जानकारी केंद्र सरकार को हुई कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद से केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सभी एयरपोर्ट्स पर बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की कोविड सैंपलिंग की जा रही है और उनके टेस्ट को किया जा रहा है। और ऐसे में म्यांमार से आए हुए 4 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिन्हें आरएमएल हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया गया। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो गुजरात में मामले सामने आए थे और यूपी में भी आगरा में एक मामला सामने आया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी को क्वारंटाइन किया गया है और लगातार जो चिकित्सक हैं वो निगरानी रखे हुए हैं, मामले आगे ना बढ़ पाएं और जो मामले अगर आते भी हैं तो उन्हें तत्काल ट्रेस करके शॉर्ट आउट किया जाए। इसको लेकर सरकार लगातार अपनी मजबूत व्यवस्था को सामने रखती हुई नजर आ रही है। पीयूष, हम देख रहे हैं जो भी अभी तक मामले सामने आए हैं वो सारे मामले वो हैं जो पैसेंजर्स भारत में आए हैं दूसरे देशों से, वहां के ज्यादातर मामले जो भी अभी तक ट्रेस किए गए हैं। रवीश, अपना सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। पीयूष, मेरा सवाल यह था कि अभी तक जो भी मामले हमने देखे हैं वो बाहर से यानी कि विदेश से आए हुए लोगों के मामले ट्रेस किए गए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, जो फॉरेन से आ रहे हैं वही मामले कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और आपको मैं बता दूं कि विदेश में जिस तरह से, अगर मैं बात करूं चीन की, अगर मैं बात करूं अन्य देशों की, ये मामले जिस तरह से फैल रहे हैं उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार अब वो मामले धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैलने लगे हैं। और ऐसे में भारत पहले से ही अलर्ट मोड में अपने आप को दिखा रहा है और लगातार जो ट्रेसिंग है वो की जा रही है और ट्रेसिंग के साथ टेस्टिंग भी की जा रही है। टेस्टिंग से ही मामले सामने आ रहे हैं और उसके बाद उन्हें उपचार के लिए क्वारंटीन किया जा रहा है और लगातार चिकित्सक देखरेख रखे हुए हैं इस पूरे मामले पर, ताकि कोरोना स्प्रेड ना हो पाए। कोरोना की जो रफ्तार है उस रफ्तार पर लगाम लगे। बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोरोना जो है वो मल्टीप्लाई ना हो पाए, ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए पीयूष, आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं, 9 बजे 9 रिपोर्टर की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ये खबर तुनिशा शर्मा से जुड़ी हुई है। आज तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 बजे 9 रिपोर्टर आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुनिशा शर्मा जो कि एक्ट्रेस है जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, मुंबई के मीरा रोड इलाके में उनका अंतिम संस्कार होगा। तुनिशा की जो मौसी थी वो घर पहुंचने का उनका इंतजार हो रहा था, इसी की वजह से अंतिम संस्कार जो है इसको टाला गया, वरना अंतिम संस्कार सोमवार को भी हो जाता। तमाम जानी मानी हस्तियां अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। आज मुंबई में अभिनेत्री तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक तुनिशा का परिवार उनकी मौसी के मुंबई पहुंचने का इंतजार कर रहा था। एक्ट्रेस के निधन की खबर मिलने के बाद उनकी मौसी 26 दिसंबर को मुंबई पहुंचने वाली थी, लेकिन क्रिसमस फेस्टिवल की वजह से वो मुंबई नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से 26 दिसंबर यानी सोमवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सका। बहुत ही कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने सीरियल अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर अपने को एक्टर शिजान मोहम्मद खान के मेकअप रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। उनके निधन की खबर ने टेलीविजन इंडस्ट्री को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुनिशा का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी मौसी के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था, इसकी वजह से सोमवार को उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। और हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ इस खबर पे जुड़ रहे हैं। गौरव, बहुत ही दुखद खबर है, लेकिन आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तुनिशा का कल होना था, लेकिन मौसी का इंतजार किया जा रहा था। क्या ताजा जानकारी है?
बिल्कुल अभी देखिए जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, खास करके अगर मुंबई की बात करें, जो फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और सुशांत सिंह राजपूत का मामला अभी बॉलीवुड में सबने देखा था, जिस तरीके से पूरा वो मामला हुआ। उसके बाद तुनिशा की जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, पुलिस लगातार इसको जांच कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस ये मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हत्या की कोशिश की गई है, क्योंकि परिवार लगातार जो है तुनिशा का, उसका ये कहना है कि इसमें उनकी अगर बेटी की बात करें, वो बहुत खुश थी अपने काम से। और जो चैट अभी तुनिशा की आई थी, चाहे वो आखिरी वीडियो की हम बात करें मेकअप रूम की, उसमें तमाम गतिविधियों को देखा जाए तो तुनिशा कहीं से भी स्ट्रेस में नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में परिवार का ये कहना है कि इस मामले की एसआईटी जांच हो। लेकिन आज का दिन इसलिए बहुत अहम है क्योंकि तुनिशा की जो डेड बॉडी है वो देर रात परिवार को हैंडओवर कर दी गई है। हालांकि जो तुनिशा की डेड बॉडी है, घर के बगल में ही एक अस्पताल है जहां पर उसको रखा गया है, और तमाम परिजनों का जो इंतजार है वो किया जा रहा था। और आज शाम 5 बजे मीरा रोड स्थित जो शमशान घाट है, वहां पर तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर मुंबई की तमाम मानी जानी जो हस्तियां हैं बॉलीवुड की, वो पहुंचने का क्रम जो है उनके घर पे शुरू हो चुका है। और 5 बजे तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, 17 लोगों से अब तक पुलिस पूछताछ कर चुकी है। और इसके अलावा मुख्य आरोपियों की अगर हम बात करें, पुलिस इस तरफ भी बहुत ध्यानपूर्वक जो कार्रवाई है, जो जांच है वो कर रही है। क्योंकि अगर हम बात करें पूरे इनके वीडियो की, तमाम जो फुटेज सामने आ रहे हैं, वो चैट सामने आ रही है, इनके साफ जाहिर होता है कि कहीं से भी तुनिशा किसी काम को लेकर के कोई स्ट्रेस में नहीं थी। गौरव इसमें एक अहम बयान जो है वो तुनिशा की मां का है, जो उन्होंने बयान दिया। उन्होंने सिजान पर सीधे तौर पर आरोप लगाया। अब इस बयान के बाद जांच कैसे आगे और बढ़ेगी? बिल्कुल देखिए, अगर बात करें सिजान की, तो सिजान के साथ जो अब तक की बातचीत हुई, पुलिस तमाम चैट को खंगाल रही है। इसके अलावा पूरी प्रॉपर जो लोकेशन अलग अलग रही है, पुलिस उन लोकेशन पे भी छानबीन कर रही है। क्योंकि जो परिवार है, परिवार को पता था कि किस तरीके से सिजान का एक बड़ा कनेक्शन था तुनिशा के साथ। परिवार निश्चित तौर पे चाहेगा कि इसमें पुलिस जांच करे। लेकिन देखिए, अगर इस पूरे मामले में रवि जो सोर्सेज बता रहे हैं, एसआईटी की मांग परिवार ने की, और एसआईटी जांच अगर इसमें स्टार्ट हो जाती है, टीम बनती है, तो निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में एक सोची समझी सुनियोजित हत्या का मामला निकल करके सामने आ सकता है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि जिस तरीके से लगातार तमाम बड़े सेलिब्रिटी हो, वो अच्छा काम करते रहते हैं, और अचानक इस तरीके की घटनाएं आती हैं, तो कौन लोग हैं जो इसके पीछे ऐसी तमाम घटनाओं में लगे रहते हैं। तो पुलिस निश्चित तौर पर बहुत ही सीरियस नोट पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रमेश, गौरव, इसमें एक धर्म का एंगल भी आ गया, क्योंकि खबर यह भी आ रही थी कि धर्म परिवर्तन को लेकर और श्रद्धा मर्डर कांड को लेकर शिजान ने यह बयान दिया है पुलिस में कि उससे वो घबरा गए थे। बिल्कुल देखिए, इसमें खास करके अगर देखा जाए, जो तमाम देश के बड़े तथाकथित तमाम ऐसे संगठन है, कुछ हिंदू संगठन है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि बॉलीवुड में भी खास करके लव जिहाद जैसी घटनाएं जो निकल करके सामने आ रही है देश में अलग अलग हिस्सों में, बॉलीवुड में भी इस तरीके के लोग जो है वो पूरी तरीके से घुस चुके हैं और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। क्योंकि आखिरी चैट में ये भी निकल करके सामने आ रहा है कि जी गौरव, बिल्कुल कई संगठनों ने आरोप भी इस दौरान लगा दिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। 9 बजे 9 रिपोर्टर आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के कारण यातायात सुविधा प्रभावित हो रही है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। और अगर सुबह की बात की जाए, मॉर्निंग टाइम की बात की जाए, तो कोहरा जो है वो लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है और आवाजाही में, यातायात में, ट्रैवलिंग में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण ट्रेनों के आवागमन में भी देरी हो रही है। कम विजिबिलिटी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। बढ़ती ठंड के साथ तापमान गिर गया है, पारा गिर रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह पर आप देख सकते हैं आग जलाई जा रही है और वहां पर लोग जो है वो आग ताप रहे हैं, ठंड से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। कम विजिबिलिटी के कारण भी लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, किस तरीके की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और ट्रेन्स और फ्लाइट्स को लेकर क्या अपडेट आ रही है? रवीश, देखिए जिस तरीके की स्थिति है और खास करके कोहरे की वजह से जो है वो सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसे फ्लाइट्स हैं जिन्हें रीस्केड्यूल किया गया है। कुछ फ्लाइट्स जो है वो रद्द हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली से ट्रेनों की अगर हाल में आपको बताऊं तो खास करके जो दिल्ली कोलकाता का रूट होता है, इस रूट
को सबसे ज्यादा व्यस्त रूट माना जाता है। और यहाँ जो है मुश्किलें कोहरे की वजह से आती है, क्योंकि पूरा इलाका जो है वो मैदानी है और इसी वजह से कई ट्रेनों को रीस्केड्यूल करना पड़ रहा है, कई ट्रेनें रद्द की जा रही हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से समस्या सबसे ज्यादा है। और जो कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट आई है, उसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि मौसम विभाग का ये साफ तौर पे कहना है कि अगले 48 घंटे कोहरे से राहत लोगों को मिलने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बर्फबारी हो रही है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी कि मनाली में किस तरीके से बर्फबारी हुई। उसके ऊपर अगर चले जाए तो उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, डल झील को लेकर के कुछ तस्वीरें सामने आई कि डल झील अब धीरे धीरे जमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति है। अगर आप बात करें वैसे इलाकों की, पहाड़ी इलाकों की, जिसकी वजह से वहां से जो सर्द हवाएं आ रही हैं और उसकी वजह से मैदानी इलाकों में अब कपकपी जो है वो लोगों को महसूस होने लगी है। लोग अपने घरों में रहना सबसे ज्यादा मुफीद समझ रहे हैं। और जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि अलाव का सहारा अभी के समय में, रवीश, अगर एक सहारा है तो वो आग, अलाव, यही मात्र सहारा जो है। लेकिन अभिषेक, जिन लोगों को मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, जिनको सुबह सुबह जिनका दफ्तर है, उन लोगों को तो खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से। रवीश, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, ऑफिस जाने वालों के लिए सबसे ज्यादा समस्या है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन चूंकि काम है तो काम तो करना ही है। लेकिन जो स्थिति है खास करके दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा समस्या होती है। हालांकि कनकनी की वजह से, क्योंकि सर्द मौसम है और ऐसे में ड्राइव करना कोहरे में लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए लगातार हम लोगों को ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जब भी ड्राइव करें तो स्पीड कम से कम रखें जी। देर भली, लेकिन अगर देर भली है, देर भली कहते हैं, दुर्घटना से देर भली, ये स्लोगन भी बहुत चलता है। तो ऐसे में संभल करके ही चलना बेहतर है, क्योंकि कोहरे की वजह से। जी अभिषेक, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अभिषेक, हमारे सहयोगी हमें तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली एनसीआर के लोगों को, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की है। जी हां, जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है फोन पर, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। और लगातार पहले भी जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की थी, अपने शांति फॉर्मूले के लिए भारत का समर्थन मांगा है। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है और इस दौरान अपने शांति फॉर्मूले को लागू करने में भारत का समर्थन मांगा है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन को अपने मतभेदों का स्थायी समाधान खोजने के लिए वार्ता और कूटनीति की ओर ले जाना चाहिए। उन्होंने जेलेंस्की को भरोसा दिया कि भारत किसी भी शांति प्रयास का समर्थन करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बोला कि शांति का जो फॉर्मूला है उस पर समर्थन मांगा है। दीपक चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक चौबे हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, एक बार फिर से यहां पे भारत की जो अहमियत है वो साबित होती है। जेलेंस्की ने फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जी, बात की जाए तो जेलेंस्की ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल शाम फोन किया था और अक्टूबर से लेके ये दूसरा कॉल है जिसमें प्रधानमंत्री से उन्होंने बात की है। हालांकि अगर बात की जाए तो वही उन्होंने दोहराया जो पिछली बार दोहराया था, और जो इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन में जो 10 सूत्र शांति सूत्र था उसको अपील करने के लिए कहा है। हालांकि बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि देखिए आपसी सूझबूझ से इसको कैसे सॉल्व किया जाए ये देखना होगा, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच की बात है, उसमें भारत का कोई रोल नहीं है। पर क्योंकि भारत की धमक पूरे वर्ल्ड में है, इसलिए प्रधानमंत्री से लगातार, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो या फिर जेलेंस्की हो, दोनों लोग बात कर सकते हैं कि किसी भी तरह से ये युद्ध रुके, क्योंकि इससे दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। और क्योंकि शांति की अपील की जा रही है और बार बार की जा रही है, देखिए अक्टूबर से अभी तक दूसरी कॉल है। उसका देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम दोनों देशों से बात करेंगे। हालांकि क्योंकि ये कूटनीतिक तरीका है, कूटनीतिक तरीके से इसका समाधान भी होना चाहिए और लगातार प्रधानमंत्री भी चाहते हैं पूरा देश। जी दीपक, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। दीपक चौबे हमारे संवाददाता में जानकारी दे रहे थे। जेलेंस्की ने फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान नाव से 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। जी हां, पाकिस्तान की नाव से 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है और पाकिस्तान की लगातार कोशिश रहती है कि भारत में ड्रग्स का व्यापार किया जाए या स्मगलिंग की जाए। लगातार ड्रोन के जरिए भी बेचते रहते हैं। गुजरात में पकड़ी गई है पाकिस्तानी नाव
जो आप जानते हैं ये एरिया है, उस एरिया में पाकिस्तान की नावें कई बार पकड़ी जाती है। एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 10 तस्करों को इसमें गिरफ्तार कर लिया। नाव से 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स और हथियार भी बरामद हुए। ओखा सागर से पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव जब्त की गई है। पिछले 8 महीनों में 1930 करोड़ की 346 किलो ड्रग्स बरामद हुई है। तो 300 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है उसको जब्त कर लिया है कोस्ट गार्ड ने। मेहुल झाला हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मेहुल, कितनी बड़ी कामयाबी है, 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त कर ली गई है। देखिए, बिल्कुल ये जो गुजरात का समुद्री इलाका है पाकिस्तान के लिए बड़ा महफूज इलाका माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1993 में जो मुंबई में सीरियल बम धमाके हुए थे, उस वक्त भी गुजरात के समंदर से ही जो हथियारों का जखीरा है, आरडीएक्स है, वो मुंबई पहुंचाया गया था। 2008 में इसी समुद्री इलाके से कुबेर बोट, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दीव की बोट थी, उसके जरिए पोरबंदर होके 2008 में ताज होटल पर मुंबई में हमला हुआ था, वो भी गुजरात के समुद्री इलाके से हुआ था। अब 2023 में बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। ये माना जाता है कि हथियारों का जखीरा भी था। 6 इटालियन पिस्टल बरामद हुई है, 120 कार्टिस बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ ड्रग्स बरामद हुआ है। तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत का 40 किलो हेरोइन जो है इस बोट के अल जवाहिरी जो बोट है उनके साथ पकड़े गए हैं। 10 पाकिस्तानी इसमें गुजरात के समुद्री इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। कोस्ट गार्ड और एटीएस को ये जानकारी मिली थी तो रात में ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अरिंजय नामक जहाज लेकर कोस्ट गार्ड और एटीएस की टीम ने समुद्री इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी किया। ऐसे में 10 पाकिस्तानी हथियारों के साथ और 300 करोड़ रुपए की अंतरराष्ट्रीय बाजार में जिनकी कीमत है उनने हेरोइन के साथ पकड़े गए हैं। आगे की तफ्तीश जारी है। क्या 1993, 2008 और उनके बाद 2023 में भारत को दहलाने की कोशिश थी या एक साजिश के तौर पर देखा जाना चाहिए? एटीएस और जो कोस्ट गार्ड है इस पर कड़ी पूछताछ करेगी। 10 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, उसको धर दबोचा गया है। अब इनकी इंट्रोगेशन भी होगी। हथियार मिले हैं, ड्रग्स भी मिले, लेकिन मेहुल एक बड़ा सवाल ये मोटिव को लेकर। जाहिर तौर पर अभी पूछताछ चल रही होगी, लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या मोटिव था इनका? क्या सिर्फ ड्रग्स का व्यापार करना, स्मगलिंग करना भारत में, लेकिन हथियार भी साथ में थे? देखिए, 4-5 साल से लगातार कच्छ के सिरक्रिक इलाका जो है पाकिस्तान से सटा इलाका है, वहां पर कई जो चरस और हेरोइन के पैकेट्स जो हैं कई किलो के बरामद हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी 300-500 करोड़ की लागत है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले मुंद्रा पोर्ट पर 2000 करोड़ 21,000 करोड़ का जो ड्रग्स बरामद हुआ था। उसके तार पंजाब से लेकर दिल्ली तक और मुंबई से लेकर कई राज्य के देश के कई हिस्सों में देखा गया था। इसके बाद भी बार बार ड्रग्स पकड़ी जाती है, पर यह पहली बार हुआ है कि हथियार के साथ ड्रग्स पकड़ा गया है। और जबकि 2 बार जो साजिश हो चुकी है भारत पर हमले करने की पाकिस्तान की ओर से, माना जाता है कि कराची में बैठा दाऊद इब्राहिम अब फिर से सक्रिय हो गया है भारत को दहलाने की एक कोशिश में। 1993 में जो सीरियल बम धमाके हुए थे पोरबंदर के बाद, पोरबंदर के पास गोसा 12 बंदरगाह है, वहां से आरडीएक्स की खेप आई थी और उनको मुंबई पहुंचाया गया था। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पे भारतीय कोस्ट गार्ड को मिली है, जो उन्होंने पाकिस्तान की एक नाव को पकड़ लिया है और साथ ही साथ 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त कर लिया। फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर, आप कहीं चाहिएगा नहीं। वेलकम बैक। 9 बजे 9 रिपोर्टर्स देख रहे हैं आप और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल देशमुख को अभी नहीं मिलेगी जमानत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं अनिल देशमुख, उनको जमानत फिलहाल नहीं मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, अनिल देशमुख अभी जेल में ही उनको वक्त बिताना होगा। कोर्ट ने आज तक जमानत पर जो है रोक बढ़ा दी। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सर्दियों की छुट्टी। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई में लग सकता है वक्त। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के अपने आदेश पर लगी रोक को आज यानी 27 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए देशमुख को जमानत दी थी। अब जमानत आदेश पर रोक लग जाने से अनिल देशमुख को जेल से बाहर आने के लिए और इंतजार करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक 27 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई की तरफ से दायर भ्रष्टाचार के एक मामले में 12 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जमानत देते हुए कहा था कि आदेश 10 दिनों के लिए प्रभावी होगा।
वहीं इस बीच अनिल देशमुख को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और आदेश को चुनौती देने के लिए समय मांगा। हाई कोर्ट ने आदेश के अमल पर 10 दिन की रोक लगाते हुए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का मौका दिया। अब सर्दी की छुट्टियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई होने की उम्मीद कम है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाएगा। तो यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाएगा। 24 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ इस पर अपना फैसला सुनाएगी। उत्तर प्रदेश के निकाय वार्डों के लिए जारी किए गए आरक्षण रोस्टर पर कानूनी लड़ाई पर आज हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। 24 दिसंबर को कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बीते शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई समय की कमी के चलते एक बार फिर टल गई थी, जिसको लेकर 24 दिसंबर के दिन यानी शनिवार को हुई थी। 24 दिसंबर को कोर्ट की शीतकालीन की छुट्टियां शुरू हो गई थी। कोर्ट ने छुट्टी होने के बावजूद नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुनवाई पूरी की। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सबसे पहले याची पक्ष को सुना। वहीं दोनों पक्ष की दलीलों सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ आज फैसला सुनाएगी। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है और जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट्स में विंटर वैकेशन शुरू हो गई है, सर्दियों की छुट्टी पड़ गई, लेकिन आज फैसला सुनाया जाएगा। 24 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन उस समय वक्त की कमी के चलते यह बोला गया था कि अगली तारीख में इस फैसले को सुनाया जाएगा। आज सुनाया जाएगा। शेखर त्रिवेदी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर, आज क्या कुछ हो सकता है कोर्ट में, क्योंकि आज फैसले की घड़ी आ गई है? देखिए, 27 दिसंबर को अदालत ने तय किया था कि वो अपना फैसला सुनाएगी। पिछली सुनवाइयों में एक एक दिन करके और तारीखें बढ़ती रहीं। 18 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक ये सुनवाई हुई है, बल्कि एक विशेष अनुमति के साथ सैटरडे वाले दिन जब छुट्टी थी उस दिन भी सुनवाई हुई। फिर ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया था आज तक के लिए। इसमें कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के अपनी अपनी तरफ से दलीलें दी गई हैं कि सरकार का कहना है कि जो आरक्षण व्यवस्था है वो सुदृढ़ है। दूसरी तरफ जो आपत्तियां लगाई गई थी उसमें ये बात कही गई थी कि उस तरीके से नहीं है ओबीसी का आरक्षण जैसे होना चाहिए था। कुल मिलाकर के अदालत ने अपना जो फैसला था उसको सुरक्षित कर लिया है और ये फैसला आने के बाद ये माना जा रहा है कि जो चुनावी प्रक्रिया है निकाय चुनाव की वो कुछ आगे बढ़ेगी, या फिर अगर अदालत सुधार का कोई गुंजाइश सरकार को देती है तो फिर सरकार उस दिशा में काम करके और निर्वाचन आयोग उस दिशा में काम करके फिर चुनाव संपन्न कराएगा। शेखर, जैसा आपने कहा कि एक बहुत बड़ी पिक्चर जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पिक्चर थी नगर निकाय के चुनाव में, आज के फैसले आने के बाद कम से कम वो पिक्चर क्लियर होगी और चुनाव के लिए आगे का रास्ता खुलेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि अलग अलग समय पर परिसीमन होता है और उसमें क्या जिस तरीके से आरक्षित, अनारक्षित और सामान्य सीटें रखी जाती हैं अति पिछड़ा वर्ग की, SC/ST कोटे की और सामान्य वर्ग की, उसमें कई बार तब्दीलियां हो जाती हैं। कुछ इसी तरीके का जो मामला है वो इस बार भी देखने को मिला है, ख़ासतौर से जब चुनाव आयोग की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से ये सारी चीज़ें सामने आईं, पटल पर आईं। जब सीटों का डिक्लेरेशन हुआ तो उसमें आरक्षण की पद्धति और आरक्षण को लेकर के कई कैंडिडेट्स ऐसे थे, पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। तो निश्चित रूप से इस दिशा में एक बड़ा काम तो होगा ही। चलिए शेखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शेखर त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। निकाय चुनाव को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीटी में महापौर की रेस को लेकर यह खबर जुड़ी हुई है। 6 जनवरी को होगा महापौर का चुनाव और उप महापौर के लिए भी ये रेस जो है चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली एमसीटी में महापौर की रेस लगातार जारी है। 6 जनवरी को होगा महापौर का चुनाव। उप महापौर की भी अगर हम बात करें तो उसके लिए भी रेस जारी है। सदन की स्थायी समिति का भी इसमें चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। दिल्ली नगर निगम के नए महापौर के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। दिल्ली नगर निगम के नए महापौर के चुनाव के लिए 6 जनवरी को मतदान होगा। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 6 जनवरी 2023 को एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को
हाल में मंजूरी भी दे दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर और सदन की स्थायी समिति के 6 सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 6 जनवरी को निगम की पहली बैठक के दौरान सुबह 11 बजे होगा। दिल्ली नगर निगम का यह पहला सदन होगा जिसमें 250 पार्षद एक साथ शामिल होंगे। सदन की बैठक मिंटो रोड पर दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में आयोजित होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एमसीडी में महापौर की रेस को लेकर यह खबर है। 6 जनवरी को चुनाव होगा। आज नामांकन का आखिरी दिन है। उप महापौर की रेस के लिए भी रेस हो रही है। तो नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 6 जनवरी को चुनाव होगा। उपराज्यपाल ने इसके लिए मीटिंग भी बुलाई है। इस दौरान ही इसका चुनाव भी होगा। साथ ही साथ जो स्थायी कमेटी है उसके मेंबर्स का भी चुनाव किया जाएगा। 6 जनवरी को आपको बता दें, महापौर का चुनाव होगा, उप महापौर का चुनाव होगा। सदन की स्थायी समिति का भी चुनाव होगा। दिल्ली एमसीडी में महापौर की रेस के बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 6 जनवरी को महापौर का चुनाव होगा। आज नामांकन का आखिरी दिन है। जी, आज नामांकन का आखिरी दिन है महापौर, उप महापौर के लिए। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 जनवरी को इसके लिए इलेक्शन होगा। उपराज्यपाल की तरफ से मीटिंग भी बुलाई गई है और उसके बाद इलेक्शन होगा और फिर पता लगेगा कि दिल्ली का इस बार का महापौर कौन बनता है, उप महापौर कौन बनता है। नमित त्यागी हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर को लेकर। नमित, आज आखिरी दिन है नामांकन का। आज कौन कौन नामांकन करा सकता है और पिक्चर क्या क्लियर नजर आ रही है? जैसा कि अगर हम देखें तो सीटें तो ज्यादा आम आदमी पार्टी के पास ही है। देखिए बिल्कुल रवीश, 7 तारीख को जो है जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आए थे उस वक्त आम आदमी पार्टी को 134 पार्षद जीत कर आए थे आम आदमी पार्टी के। वहीं बीजेपी के 106 पार्षदों ने जीत हासिल की थी। आज मेयर, डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन की आखिरी डेट है। हालांकि कल हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर की तरफ से शैली ओबराय और डिप्टी मेयर की तरफ से आले मोहम्मद इकबाल ने जो है नामांकन पत्र दाखिल किया था। हालांकि बीजेपी ये पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो अपनी तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन अभी भी बीजेपी ने पूरी तरीके से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी किसी निर्दलीय उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है, यानी कि जो दिल्ली के अंदर 3 निर्दलीय पार्षद जीत कर आए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि आज उनमें से कोई एक मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। हालांकि नाम ओपन नहीं किया है बीजेपी ने। बीजेपी ये चाह रही है कि वो खुलकर चुनाव नहीं लड़ेगी मेयर और डिप्टी मेयर का, बल्कि निर्दलीय पार्षद को समर्थन देंगे बीजेपी के तमाम पार्षद। क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि वो अगर अपनी तरफ से मेयर पद का उम्मीदवार उतारते हैं तो उनको कांग्रेस के पार्षदों का समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे में बीजेपी ये चाहेगी कि किसी निर्दलीय पार्षद को मेयर का चुनाव लड़ाया जाए जिससे वो उसको अपना समर्थन दे सके, साथ ही साथ उस निर्दलीय पार्षद को कांग्रेस के पार्षदों का भी समर्थन मिले। एक बीजेपी का धड़ा ये चाह रहा है कि जो 3 महीने के बाद फिर से चुनाव होने हैं, केवल 3 महीने के लिए ही ये जो 6 जनवरी को नगर निगम की पहली बैठक होगी रवीश, इसमें वोटिंग होगी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। केवल 3 महीने तक मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे, 3 महीने बाद फिर से वोटिंग होगी। तो जाहिर तौर पर आज आखिरी दिन है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या जो 3 निर्दलीय पार्षद दिल्ली के अंदर जीत कर आए हैं उनमें से किस निर्दलीय पार्षद पर बीजेपी दांव लगाती है। जी नमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नमित त्यागी हमारे सहयोगी एमसीडी इलेक्शन से लेकर जो महापौर और उप महापौर का जो इलेक्शन हो रहा है उसको लेकर बड़ी जानकारी हमको दे रहे थे, जिसके नामांकन का आज आखिरी दिन है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर, आप कहीं जाइएगा।